गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग के लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स, पायरेन एंड एलीन्स। है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप क्वेश्चंस उठा करके देखोगे तो बाइफिनाइल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, स्पायरेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी, एलिन्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी और उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस इसके कारण से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे स्टीरियोकेमिस्ट्री और ऑप्टिकल एक्टिविटी देख के डर जाते हैं और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं और उनके लिए यही पार्ट जो है बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पार्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए जिससे कि बाकी बच्चों का काम बेहद आसान हो जाए और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। तो इसमें सबसे पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है एट्रोपिसोमेरिज्म। अब बच्चों, ये एट्रोपिसोमेरिज्म होता क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने इनका छोटा सा एक डेफिनेशन दिया है। A special case of isomerism in biphenyls in which we need to take free rotation as well as symmetry। मतलब ये सिर्फ बाइफिनाइल के केस में होता है जिसमें फ्री रोटेशन भी आपको देखनी होती है और सिमेट्री भी देखनी होती है। वैसे केस से जो आइसोमेरिज्म अराइज करता है उसको हम लोग एट्रोपिसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्विकली जंप करते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाइफिनाइल्स के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए और कैसे हम इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ट्रेस करेंगे, कैसे समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं है। ठीक है, तो बाइफिनाइल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन विच टू फिनाइल रिंग्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड विच आर फ्री टू रोटेट अलोंग दैट एक्सिस। अगर आप दो बेंजीन रिंग को एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे तो क्या होगा, उस बॉन्ड के अलोंग वो बेंजीन रिंग जो है मूव कर सकता है और मूव करने के कारण उनमें फ्री रोटेशन होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द टू रिंग्स लाई इन डिफरेंट प्लेन सो दे आर बाइप्लेनर। बाइफिनाइल्स आर बाइप्लेनर जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें जो दोनों रिंग होते हैं वो अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। अलग अलग प्लेन में लाई करने के कारण क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स की जो नेचर होगी वो नेचर कैसा हो जाएगा, बाइप्लेनर हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर बाइप्लेनर हो जाएगी। देयर मे बी डिफरेंट ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड एट डिफरेंट पोजिशन इन द रिंग। रिंग के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। द पोजीशन एंड टाइप एंड साइज ऑफ द ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स अब हो तो सकते हैं लेकिन होने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कैसा ग्रुप है और कितने ग्रुप हैं। ये दोनों ही चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं द मॉलिक्यूल। अब जो ये नेसेसरी कंडीशन है, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव ऑल द ऑर्थो पोजिशन ऑफ बोथ द रिंग्स ब्लॉक। मॉलिक्यूल में जो बाइफिनाइल्स हैं, बेसिकली हम बाइफिनाइल मॉलिक्यूल की बात करें तो बाइफिनाइल में अगर आप एक सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन को जोड़ते हैं तो हर कार्बन के बगल वाले दोनों पोजिशन ऑर्थो पोजिशन कहलाते हैं। तो ऐसे 4 ऑर्थो पोजिशन हो जाएंगे, एक रिंग में 2 और दूसरे रिंग में 2। वो चारों ही पोजिशन ब्लॉक्ड होनी चाहिए। अगर ब्लॉक नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। दिस विल कॉज रोटेशन बैरियर along the single bond with which two rings are attached। अब अगर चारों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो क्या होगा, उसमें एक रोटेशन बैरियर आएगी और रोटेशन बैरियर के कारण क्या हो जाएगा, वो रिंग रोटेट नहीं कर पाएगा। उसी को हम लोग रोटेशन बैरियर भी बोलेंगे। द ग्रुप्स एट द ऑर्थो पोजिशन इन द रिंग मस्ट बी डिफरेंट। अब जो रिंग्स हैं उसमें जो ऑर्थो पोजिशन के ग्रुप्स हैं वो दूसरे मतलब अलग अलग होने चाहिए। सेम अगर ग्रुप है एक ही रिंग में ऑर्थो पोजिशन पे, दो अलग अलग ऑर्थो पोजिशंस अगर एक ही तरह के ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है तो हम उसको कंसिडर ऑप्टिकली इनएक्टिव करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये था कि सारे ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो सारे ग्रुप्स जो हैं ऑर्थो पोजिशन पे एक ही रिंग में अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। सेम ग्रुप होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। If in a case group at ortho position in the two rings are same। अगर मैं दो रिंग में मतलब दोनों रिंग में मान लो ऑर्थो पोजिशंस पे जो ग्रुप है, मान लो एक रिंग में 2 ऑर्थो पोजिशन है, उसमें जो दोनों ग्रुप है वो सेम हो गए, फिर दूसरे रिंग के दोनों ऑर्थो पोजिशन के ग्रुप्स वो भी सेम है ना। तब कैसा होगा, मान लो चारों सेम नहीं है, मतलब सेट ऑफ 2 ग्रुप्स सेम है, मतलब मान लो ClCl है, नीचे में Br है, इस तरह से, है ना। तब कैसे होगा,
two rings are same but molecules is overall asymmetric then molecule is optically active. लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल मान लो एसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल में हमने ऐसा कुछ डाल दिया दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते आप, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. हम चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे पहला एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल पहले ही पॉइंट को डिस्क्वालीफाई कर रहा है. यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन यहाँ खाली है, यहाँ ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड है, यहाँ खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. देखो मैंने ऑप्टिकली OI ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए बताया. दूसरा है ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड है, यहाँ पे देखो, और दो अलग अलग ग्रुप्स भी हैं, ये ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड, ऑर्थो पोजिशन, तो इनकी रोटेशन नहीं हो पाएगी, फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगी. इसमें रोटेशन हो पाएगी, इस वाले में रोटेशन हो पाएगी, इस वाले में रोटेशन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. ये इसमें देखो अगर आप फिर से देखोगे यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन इसके कारण से रोटेशन बैरियर तो हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी. अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बताया मैंने, कंडीशन बताया था दोनों ग्रुप ब्लॉक होने चाहिए, दोनों ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक होने चाहिए और अलग अलग ग्रुप होने चाहिए. अब आप इसमें एक प्लेन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को बांट दिया जा सकता है. इधर वाला हाफ रिंग और इधर वाला हाफ रिंग सेम है, एक रिंग का, दूसरे रिंग का भी एक हाफ और एक हाफ सेम होगा. ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों रिंग तो अलग अलग प्लेन में होंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे उसकी प्लेनैरिटी लॉस होती है. तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ पे ग्रुप सेम है, यहाँ पे ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप भी मैंने लगा दिया. अब ऑप्टिकली ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके बावजूद भी आपको लग रहा होगा कि NO2 के कारण तो भाई एसिमेट्रिक हो गई, नहीं, ये पूरा रिंग एक प्लेन में होगा और ये दूसरा रिंग एक प्लेन में होगा. तो अगर आप इस रिंग में एक ऐसा बाइसेक्टिंग प्लेन कंसिडर करते हो तो ये वाला हाफ फर्स्ट लेफ्ट वाला और राइट वाला हाफ बराबर होगा, जिसके कारण से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. उसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इधर ग्रुप डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एक NO2 भी है, यहाँ पे NO2 भी है ना. तो मॉलिक्यूल प्लेन से बाहर हो गया और एसिमेट्रिक भी नहीं है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा मॉलिक्यूल. इसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, क्योंकि आप इसमें एक प्लेन में दूसरा प्लेन जब आप बाइसेक्ट करोगे तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के बराबर नहीं होगा. ठीक है, आपको लगेगा कि सेम सेट ऑफ ग्रुप है तो ऑप्टिकली होना चाहिए, ऐसे नहीं कंसिडर करती. एक प्लेन आप कोई कंसिडर करिए, जैसे इस प्लेन को हम लोग बाई प्लेनैरिटी समझने के लिए, चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉर द बाइफिनाइल्स कंपाउंड हैविंग ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब सेम प्लेन में अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो सेम प्लेन में. इफ ऑर्थो substituents are very bulky, then to release the steric strain the rotation around carbon axis takes place, causing the loss of planarity in the compound. मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं होगा, दो अलग अलग, दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग प्लेन में होंगे. इसके लिए समझने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ. अब ये देखो, ये वाला रिंग, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बल्कि था, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी बल्कि, मतलब रिलेटिवली बल्कि है. तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि इसके स्ट्रेन के कारण अब ये रेड वाला और ब्लू वाला ये दोनों अलग अलग प्लेन है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, टू रिलीज द स्टेरिक स्ट्रेन. तो इनके कारण से ये मॉलिक्यूल बाइप्लेनर कहलाते हैं और बाइप्लेनर हो जाते हैं. वैसे ही चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस केस में भी ये वाला रिंग और ये वाला रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा. और इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, देखो मैंने क्रॉस किया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. तो आप अगर एक प्लेन में ये रिंग कंसिडर करते हो और उसी प्लेन से आगे बाइसेक्ट कर दोगे तो ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर वो हो जाएगा प्लेन. तो आप इस प्लेन का दो इक्वल हाफ नहीं देख सकते. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्पाइरेंस में भी ऐसे ही केसेस होते हैं. व्हाट आर स्पाइरेंस? बेसिकली स्पाइरेंस में क्या होता है, जहाँ पे बेंजीन रिंग होती है उसकी जगह पे हम लोग 4 मेंबर रिंग लेते हैं. ठीक है, तो स्पाइरेंस हैविंग इवन नंबर ऑफ रिंग्स एंड टर्मिनल कार्बन एटम हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, जिसमें कि अगर डिफरेंट है, सच कंपाउंड्स विल हैव नो प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. वैसे कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिसमें कि इवन नंबर ऑफ रिंग्स होने चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 रिंग होनी चाहिए, और जो टर्मिनल वाले ग्रुप्स हैं,
है ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल पे जुड़ा हुआ, एंड पे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना। ऐसा ही केस एलीन का, आप वहाँ पे 4 मेंबर हटा के डबल बॉन्ड लगा दीजिए, वो एलीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो एलीन्स के केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देखते हैं, एलीन सिस ट्रांस भी शो करता है। यहाँ पे हम लोग केस ऑफ पर्टिकुलर एलीन्स देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं स्पाइरन का। ये स्पाइरन मॉलिक्यूल है, देखिए आप ध्यान से, ये वाला रिंग अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला प्लेन में, ये वाला प्लेन में होगा, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये वाले ग्रुप प्लेन में आ जाएंगे। उसी तरह से ये वाले ग्रुप भी प्लेन में है। R1 R2 R3 R4 डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, और तभी इसके कारण से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में और ये भी, इसलिए ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब इसमें सिस ट्रांस इजेड जैसे आइसोमर्स हम बता सकते हैं। लेकिन अगर बात इसकी करेंगे आप, तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 है ना, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे, समझिए जरा, ये वाला रिंग परपेंडिकुलर है तो ये वाला प्लेन में हो जाएगा, तो ये वाला ग्रुप्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे ये परपेंडिकुलर थे, अब ये प्लेन में है क्योंकि ये रिंग परपेंडिकुलर था, ऑपोजिट होता है ना। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बताया था, परपेंडिकुलर प्लेन में दो ग्रुप्स दो प्लेन होने चाहिए, दो बाइप्लेनर होना चाहिए, जैसे लास्ट में हमने बताया था, और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एक प्लेन परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं तो ये इसके बीचों बीच जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ नहीं आएगा। तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। यही केस स्पाइरेंस के लिए भी कहा जाता है। स्पाइरेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और एक कार्बन पे ही दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है। तो इन डबल बॉन्ड्स के कारण क्या होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर, मैंने मान लो ये परपेंडिकुलर बोल दिया और ये प्लेन में बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये वाला प्लेन में हो जाएगा। जैसे ये इसमें प्लेन से बाहर मैंने दिखाया, तो ये वाला परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इसे प्लेन में कंसिडर कर लिया हमने। ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वाला क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। तो अगर ये दोनों एच प्लेन में है तो ये दोनों एच क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर आप एक प्लेन ऐसा कंसिडर कर लो, ऐसा, तो देखो आप ध्यान से, ये दोनों एच, ये वाले एच और ये वाले एच तो प्लेन में आ गए, लेकिन ये प्लेन के बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर, बिल्कुल बीच से कहीं इसके प्लेन जाएगा। तो ये वाला एच का इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे एच दोनों सेम है, इसलिए ये वाला कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने ये एच और ये एच डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली। ऐसे केसेस को हम लोग एलीन कहते हैं। तो एलीन को समझना बड़ा आसान, एक ट्रिक बताता हूँ एलीन को समझने के लिए। एलीन्स कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू दैट ऑफ स्पाइरेन, जस्ट वी नीड टू रिप्लेस द 4 मेंबर्ड रिंग बाय डबल बॉन्ड से रिप्लेस। हियर द कलर्ड जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है वो पाई ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो बात मैं अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर एलीन्स में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, मतलब मान लो एल्कीन है, तो एल्कीन में से एक ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कार्बन के अलॉन्ग, जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है लगातार, एक और बार डबल बॉन्ड आ जाता तो ऑड नंबर डबल बॉन्ड मानते हैं हम उसके, डबल बॉन्ड के नंबर काउंट जो है ऑड हो जाती है। तो अगर ऑड 1 3 5 7 है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो करेगा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, जैसे इस केस में इवन नंबर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, प्रोवाइडेड ये वाले एच, ये वाले एच, ये वाले एच और ये वाले एच डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप से है तो नहीं कंसिडर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एलीन सिस्टम। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया टॉपिक, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत इसे आसानी से समझा, और चीज़ें जो है बहुत सिंपल मैंने रखी हैं, बहुत सारे सिंपल एग्जांपल दिए हैं, और आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करिए। होपफुली आपके एग्ज़ाम्स में ये सारे टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक for your exams.